हेलो एवरीवन, वेलकम टू द इंजीनियर सॉल्यूशन वर्ल्ड, जहां बेसिकली दोस्तों होती है आपके सपनों के घर की बात। और आज का वीडियो बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट कि बहुत सारे व्यूवर्स ने हमसे पूछा था कि सर कंप्लीट डिटेल वीडियो बनाइए कंस्ट्रक्शन और कैसे मटेरियल सिलेक्शन करें। तो आज हम कंप्लीट डिटेल से बनाने वाले हैं कि कम कंस्ट्रक्शन में वहाँ जो मटेरियल यूज़ करते हैं घर बनाने में वो कौन कौन सा यूज़ करना चाहिए, कौन से कंपनी का सीमेंट यूज़ करना है, कौन सी कंपनी का आपका टीएमटी बार स्टील यूज़ करना है, कौन सी कंपनी का ब्रिक्स यूज़ करना है, साइन किस टाइप का यूज़ करना है, ब्रिक्स किस टाइप का यूज़ करना है, इलेक्ट्रिफिकेशन का सामान किस टाइप से यूज़ करना है, प्लम्बरिंग का करना है, कौन कौन से कंपनी का। तो सारा चीज़ हम कंप्लीट डिटेल बताने वाली वीडियो में। तो दोस्तों उससे पहले जो नए आ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों को शेयर करें और कमेंट करके अपना फीडबैक ज़रूर दें। तो दोस्तों चलते हैं हम अपने वीडियो की तरफ, ज़्यादा टाइम अब बर्बाद नहीं करते। तो दोस्तों आज अब मार्केट में जाइएगा तो आपको बहुत तरह के सीमेंट के ब्रांड मिलेंगे, जैसे कि रेड ऑक्साइड सीमेंट हो गया, भांगुर सीमेंट हो गया, लाफार्ज सीमेंट हो गया जिसको आपने ड्यूरागार्ड या नपको कहते हैं, लाफार्ज का पीएससी सीमेंट हो गया, डालमिया सीमेंट हो गया, जेके लक्ष्मी सीमेंट हो गया, एसीसी का सिल्वर लाइन सिल्वर हो गया जिसको प्लेन सीमेंट कहा जाता है, एसीसी का F2R कहा सीमेंट हो गया, अल्ट्राटेक सीमेंट हो गया, ग्रासिम सुपर सीमेंट हो गया और लाफार्ज सीमेंट हो गया। तो दोस्तों आज आपको सीमेंट का अगर सिलेक्शन करना है, अगर आपको बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो आप एसीसी का F2R यूज़ की। F2R का सेटिंग, इनिशियल सेटिंग, फाइनल सेटिंग, स्ट्रेंथ सब बहुत ज़बरदस्त है और ये सीमेंट नंबर 1 है इंजीनियर्स का चॉइस में। और अगर आपको बजट का अगर प्रॉब्लम है तो एसीसी का सिल्वर लाइन यूज़ कीजिए। ये सब हम लोग बता रहे हैं दोस्तों, ये टेस्ट और रिजल्ट एनालाइज के आधार पर हम लोग बता रहे हैं और बेसिकली मेरे 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस वो आपसे शेयर कर रहे हैं दोस्तों। तो बेसिकली अगर आपको बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो आप एसीसी का F2R यूज़ कर सकते हैं और बजट का प्रॉब्लम है तो सिल्वर लाइन यूज़ कर सकते हैं। और लाफार्ज कॉन्क्रीटिव भी आपका सीमेंट अच्छा है, मगर एसीसी F2R से बेस्ट कोई नहीं। ACCR सबसे बेस्ट सीमेंट अभी मार्केट में माना जा रहा है। तो ये सीमेंट आपको यूज़ करना अगर बजट का प्रॉब्लम नहीं है तो। अब सीमेंट को यूज़ करने से पहले दोस्तों को बहुत सारा चेकलिस्ट करना पड़ता है। ये चेकलिस्ट इसलिए करना पड़ता है कि सीमेंट खरीदते समय आप धोखा ना खा जाए कि सीमेंट खरीद लिए अब उसका वो स्टैंड आपको नहीं मिल पा रहा। तो आपको सीमेंट खरीदते समय बहुत सारा चेकलिस्ट, इसका आपका सीमेंट का दिया हुआ IS 456 और में PCC और RCC का दिया हुआ। जो नए फ्रेशर इंजीनियर्स हैं उनके लिए ये IS बहुत इंपॉर्टेंट है। सीमेंट बेसिकली 3 ग्रेड में बना है दोस्तों। पहला है 33 ग्रेड जिसका आपको 28 दिन में 33 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का आपको स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है। दूसरा है 43 ग्रेड का जो आपको 28 दिन में 43 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गेन करता है और ये IS कोड मेंशन है 8112 में। और तीसरा है आपका ग्रेड है 53 जो आपको 28 दिन में 53 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का स्ट्रेंथ पर ये सबसे हाई पे स्ट्रेंथ प्रोवाइडेड करता है। तो दोस्तों आप जब भी घर बना रहे हैं, अगर आप ठंडे का मौसम में बना रहे हैं तो बेसिकली आप 43 ग्रेड को यूज़ कर सकते हैं ठंडे के मौसम में, मगर और गर्मी के मौसम में। और अगर आप जब बरसात के मौसम में बना रहे घर, जब जिस टाइम पानी तुरंत हो रहा था तो आप 53 ग्रेड का यूज़ कर सकते हैं क्योंकि ये इनिशियल बहुत जल्दी सेटिंग कर लेता है, इसीलिए ACC F2R सबसे बेस्ट माना जाता है। अब सीमेंट खरीदते समय एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है जो आपको ध्यान देना है, जो कि हर एक लोग इसको ध्यान नहीं देते और बहुत बड़ा गलती खा जाते हैं और ये कॉन्ट्रैक्टर को भी पहचानने नहीं आता। सीमेंट जब भी आप खरीदे तो उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देखें क्योंकि सीमेंट का स्टैंड आपका मैन्युफैक्चरिंग वीक पे डिपेंड करता है। अब वो कैसे डिपेंड करता है दोस्तों मैं आपको बताता। अगर आप सीमेंट जो खरीद रहे हैं उसमें मैन्युफैक्चरिंग डेट इस टाइप से आपका इंडिकेट किया रहता है, डेट हो गया, वीक हो गया, मंथ हो गया, ईयर हो गया, फ्लाई ईयर्स हो गया, स्लैग, और ये हर एक सीमेंट के बैग में इंडिकेट रहता है और इसी से पता लगाता है कि सीमेंट कब का बना हुआ है। और सीमेंट को आपको 3 महीना के अंदर यूज़ करना होता है। तो दोस्तों ये हम आपको चेक करने का तरीका बता रहे हैं। तो आपका अगर जो सीमेंट बना है और वो 0 से 2 वीक का बीच का सीमेंट है, मतलब सीमेंट जब फैक्ट्री से बना 15 दिन के बाद आपके पास वो सीमेंट पहुंचा तो वो आपको 100% स्टैंड प्रोवाइडेड करेगा। अगर वही सीमेंट 2 से 4 वीक का आपका रहा और 30 दिन बाद आपको मिला वो सीमेंट तो वो 5% स्टैंड अपना लूज़ कर देगा, 95% आपको स्टैंड प्रोवाइड करेगा। तीसरा है क्या, अगर आपको वही सीमेंट आप खरीद रहे हैं जो वो 4 से 6 वीक का बीच का है तो 45 दिन अगर जब सीमेंट बना हो 45 दिन
पार कर गया है तो 90% आपको स्ट्रेंथ मिलेगा, 5% आपका लूज़ करते जाओ। तो जैसे जैसे वीक बढ़ता जाएगा आपका स्ट्रेंथ दोस्तों घटता जाएगा, तो ये चीज़ ध्यान आपको देना है। उसके बाद चौथा ये है कि आपको 6 से 8 वीक के बीच का वीक का आपको सीमेंट मिला, जो सीमेंट जो फैक्ट्री से बना उसका 90 दिन बाद का आपको मिलेगा, तो आपको 85% स्ट्रेंथ मिलेगा, मतलब 15% स्ट्रेंथ आपका लूज़ हो जाएगा। और अगर वही सीमेंट आपको 8 से 10 वीक के बाद आप खरीद रहे हैं उसको, और आप 105 दिन जब सीमेंट बनाया उसके बाद 105 दिन हो गया, तो वो 80% स्ट्रेंथ आपको प्रोवाइड करेगा, तो 5% आपका लूज़ होते जाता है। अब उसके बाद अगर आपका वही सीमेंट 10 से 12 वीक के बाद आपको मिल रहा है, मतलब ये जब सीमेंट बना उसका 120 दिन बाद आप वो सीमेंट खरीदे, तो आपको 75% लूज वीक स्ट्रेंथ देगा, 5%। तो जैसे जैसे आपका वीक बढ़ता जाता है दोस्तों स्ट्रेंथ घटते जाएगा। इसीलिए एडवाइस इंजीनियर्स हम लोग देते हैं कि आप जो भी सीमेंट खरीदे वो फर्स्ट या सेकंड वीक का होना चाहिए। तो हम लोग का आइडियल मैन्युफैक्चरिंग डेट है, अगर आप सीमेंट बना और उसका फर्स्ट वीक का या सेकंड वीक का आप परचेसिंग करते हैं दोस्तों, तो आपको 100% स्ट्रेंथ मिलता है। और ये चीज़ बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कंक्रीट और स्टील आपके दो एक ऐसे मेंबर्स हैं जो आपके घर को मजबूती बनाने में, स्ट्रेंथ देने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करते हैं। तो एक सीमेंट सही क्वालिटी का सिलेक्शन करना है, दूसरा उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट देखना है कि हाँ ये फर्स्ट वीक में ही या सेकंड वीक। डीलर तो आपको कोई भी डेट का दे देगा, क्योंकि उसका काम है बेचना, और उसको पता था कि पुराना लॉट है उसको निकालना। अब जो आम आदमी है उसको वो डेट देखना नहीं आता, कॉन्ट्रैक्टर तक को देखने नहीं आता, मिस्त्री तक को देखना नहीं आता। तो आपको जो भी वीक का सीमेंट मिलता है आप लगा लेते हैं, लास्ट में फिर आगे क्या होता है कि आपका क्रैकिंग होता है, वो स्ट्रेंथ नहीं मिलता है, घर ये आगे जाके 10 साल 20 साल बाद रिपेयरिंग करने का ज़रूरत पड़ता है, तो वो आपका स्ट्रेंथ आपको वो नहीं मिलता है जो आपको स्ट्रेंथ मिलना चाहिए। तो आपको सबसे पहला है कि आप सीमेंट सही क्वालिटी का लें, दूसरी बात है उसका मैन्युफैक्चरिंग डेट ज़रूर देखें। आपको मैन्युफैक्चरिंग डेट कैसे देखना है इसका मैंने पिछले में वीडियो बनाया हो, आप डिस्क्रिप्शन में जाके दे सकते हैं, मैं इसका लिंक दे दूँगा। तो अब आगे बढ़ते हैं दोस्तों। अब मैन्युफैक्चरिंग डेट किस तरह से आपका सीमेंट बैग्स में इंडिकेटर देखिए दोस्तों, सीमेंट बैग रहेगा उसमें ये आपका इंडिकेट रहेगा, कंप्यूटराइज्ड इंडिकेट। जब कंपनी सीमेंट बनाती है तो जब वो बन जाता है वो कौन सा दिन बना है, कौन सा वीक है, कौन सा मंथ है, कौन सा ईयर है, फ्लाई ऐश कितना क्वांटिटी, वो सारा उसमें डिटेल में उसको प्रिंट करते हैं। उसके बाद वो फैक्ट्री से निकलता है और डायरेक्ट आपके पास पहुँच जाता है। ये बस आपको डीलर लोग बदमाशी करते हैं कि आपको वो बताते नहीं है और वो अपने मन से जो भी वीक का दे देते हैं, क्योंकि उनको बेचना रहता है। तो ये आपको चेक करना है, मोस्ट इम्पोर्टेंट। अब देखिए दोस्तों, जो उसमें डी दिया रहता है, ये डेट दिया रहता है, डब्ल्यू वीक दिया रहता है, मंथ दिया था, वाई ईयर्स दिया था, फ्लाई एस 20% दिया था और स्लैग 25% दिया था। अब अगर आप सीमेंट बहुत तरह का मार्केट में ब्रांड है, आप चाहें तो खुद आप टेस्ट कर सकते हैं, पता कर सकते हैं कि कौन सा सीमेंट वाकई में अच्छा रिजल्ट देता है। तो पहला एक क्यूब टेस्ट आप खुद से घर में कर सकते हैं। हर कंपनी का सीमेंट का 1 केजी लिए, उसमें बालू मिला दीजिए और उसको मसाला बना दीजिए और उसको एक 15 सेंटीमीटर का क्यूब बना के पानी में डाल दीजिए, 24 घंटा डाल दीजिए। उसके बाद उसको आप टेस्ट कीजिएगा, आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सा कंपनी का स्टैंड अच्छा है। और दूसरा है कि जब आपका कॉलम या कोई भी मेंबर कास्टिंग हो जाता है, ढलाई हो जाता है, उसका 7 दिन बाद आप एक हथौड़ी लीजिए और उसको स्टैंड को उसमें मार के चेक कीजिए, आपको खुद पता लग जाएगा कि कौन सा सीमेंट मेरा बेस्ट क्वालिटी का। तो हम इंजीनियर जो एडवाइस देते हैं वो बेसिकली एक्सपीरियंस के बेस पे, टेस्ट एनालाइज के बेस में, प्रैक्टिकल नॉलेज के बेस पे देते हैं दोस्तों। तो आपको इससे पता लग जाए। उसके बाद देखिए दोस्तों, जब भी कंक्रीट आपका बनता है और कास्टिंग होता है, तो जैसे आपका हाइड्रेशन प्रोसेस चालू होता है उसका स्ट्रेंथ भी चालू होता है। अगर आपका कंक्रीट आपका ढलाई हुआ 1 दिन हुआ तो वो 16% स्ट्रेंथ कर देता है, मगर क्यूरिंग आपको सही से करना है दोस्तों। क्यूरिंग कम से कम नॉर्मल कंडीशन में 7 दिन करना है और वेदर कंडीशन में 10 दिन क्यूरिंग करना है, जिसको पटाना कहते हैं। तो 1 दिन में आपका सीमेंट स्ट्रेंथ 16% देता है, 3 दिन में 40% देता है, 7 दिन में 65% देता है, 14 दिन में आपका 90% देता है और 28 दिन में आपका 99% स्ट्रेंथ देता है। जो कि हम लोग यही चेक करते हैं दोस्तों, यही हम लोग चेक करते हैं कि 28 डेज में मेरा कितना दे रहा है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट आपको है। और इंटरव्यू जो फ्रेशर इंजीनियर्स है जो देख रहे हैं उनसे ये सब का सवाल ज़रूर पूछा जाता है इंटरव्यू में, ये पूछा जाता है, ये पूछा जाता है आपका ये टेस्ट एनालिसिस पूछा जाता है। तो ये सब आपका इंटरव्यू का भी सवाल। अब आगे चलते हैं कि हम स्टील का सिलेक्शन किस तरह से करना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, आपका स्टील जो TMT है मार्केट में 3 तरह से बनता था। पहला बनता था जो प्लेन आपका बार था, जो FE 250 रहता था,
उसके बाद थोड़ा सा और एडवांस हुआ तो लम्स में बना, वो लम्स में उसका बना आपका FE500 बना। उससे और अभी जो करंट एडवांस टेक्नोलॉजी चल रहा है वो लम्स प्लस रिंग्स दोनों बनाया जा रहा है, जो 550D का। इसीलिए आप लोगों को बोला जाता है कि जब भी आप स्टील कीजिए तो यूज़ कीजिए तो उसमें देखिए इंडिकेट रहता है स्टील में 550D आप यूज़ कीजिए। इस ऐसे ऐसे जो दोस्तों रहता है इसको हम लोग लम्स कहते हैं, और ऐसे ऐसे जो रहता है उसको रिम्स कहते हैं। अब स्टील का हम सिलेक्शन किस तरह से करें दोस्तों, मार्केट में बहुत सारे स्टील का ब्रांड है तो हम उसका सिलेक्शन किस तरह से करें। देखिए दोस्तों, आपको मार्केट में मिलेगा टाटा टिस्कॉन मिलेगा, जिंदल का पैंथर मिलेगा, जिंदल का JSW मिलेगा, सेल मिलेगा, सलूजा गोल्ड मिलेगा, कैप्टन मिलेगा, प्रेस्टीज मिलेगा, मूंगिया मिलेगा, रंगटन। मगर मार्केट में सबसे बेस्ट क्वालिटी का स्टील है दोस्तों एक टाटा टिस्कॉन का है और एक जिंदल का पैंथर का। और हम लोग जो क्लाइंट को अप्रोच करते हैं जिंदल का पैंथर का, क्योंकि इसका क्वालिटी भी अच्छा है और प्लस ये आपके बजट में भी आ जाता है दोस्तों। तो आपका बेस्ट स्टील है, आप पैंथर को यूज़ कर सकते हैं। और आपका बजट का उससे ज़्यादा भी हाईली है तो आप टाटा टिस्कॉन भी जा सकते हैं, मगर आपका बजट के साथ जिंदल का पैंथर ये अच्छा रिजल्ट देता है। अब स्टील का हम लोग को चेकलिस्ट क्या करना है दोस्तों। अब स्टील के बारे में जो इंजीनियर्स फ्रेशर से देख रहे हैं वो जान लें, ये दिया रहता है स्टील का। आपसे इस इंटरव्यू में सवाल ही पूछा जाएगा कि इसका IS कोड में क्या मेंशन है, तो 1786 में इसमें मेंशन है स्टील का चेकलिस्ट। अब स्टील में हम लोग को क्या क्या चेकलिस्ट करना है, तो सबसे पहला है उसका स्टैंडर्ड लेंथ चेक करना कि हर कंपनी जो बनाती है जो IS दिया हुआ जो इंजीनियरिंग सिस्टम है कि 12 मीटर का आपका स्टील बन के आता है, तो उसका लंबाई रहता है 39 फीट 6 इंच। ये पहला चीज़ आपको चेक करना। दूसरा चीज़ चेक करना स्टील का वेट। इसी से आपको पता लग जाएगा कि इसमें स्टील में एलॉयज मिक्सिंग है या नहीं है, दूसरी कंपोजिशन मिक्सिंग है या नहीं है। अगर आप 1 मीटर 8 mm का स्टील लीजिएगा, उसको इसका फार्मूला होता है T²162, उससे आप ये कीजिएगा तो आपका 0.35 kg होता है। और अगर इसमें 7% लेस हो जाता है या 7% बढ़ भी जाता है तो ये अफोर्डेबल है, ये IS में मेंशन दिया। मगर अगर उससे ज़्यादा 7% से ज़्यादा आपका वेट बढ़ रहा है, जो आपका केजी के हिसाब से वेट बढ़ा, तो समझ लीजिए कि उसमें इम्प्योरिटी का मिक्सिंग है। तीसरा है कि आप स्टील को 180 डिग्री में बैंड कर रहे हो, तो ऊपर में अगर मिक्सिंग है तो ऊपर जो ग्लेविएशन पार्ट है उसमें क्रैक होने लगेगा दोस्तों। ठीक, अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब ब्रिक्स का हम लोग सिलेक्शन किस तरह से करें दोस्तों, तो देखिए दोस्तों ब्रिक्स मार्केट में दो तरह का भी आ रहा है। एक कंक्रीट एज ब्लॉक आ रहा है जिसका साइज़ है 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर। दूसरा आता है रेड ब्रिक्स जिसका 19 सेंटीमीटर बाई 9 सेंटीमीटर इंटू 9 सेंटीमीटर। तो ईटा के लिए सबसे बेस्ट आपको ईटा माना जाता है दोस्तों रेड ब्रिक्स, क्योंकि इसमें स्ट्रेंथ आपको ज़्यादा प्रोवाइडेड होता है। और आप अगर चाहें कि हम स्टील ब्रिक का टेस्ट करें कि अगर जो कॉन्ट्रैक्टर दे रहे हैं या कोई भी आपको बिल्डर से मटेरियल लगा रहा है तो आप उसको चेक करना चाहिए कि वो मेरा ब्रिक्स किस क्वालिटी का लगा रहा है, 1 नंबर का ब्रिक्स लगा रहा है, 2 नंबर का, तीसरा, तो आप खुद से चाहें तो ये चेक कर सकते हैं। तो बेसिकली आपका जो फर्स्ट क्लास का ब्रिक्स होता है दोस्तों वो 10% ऑब्जर्वेशन वाटर करता है। सेकंड क्लास का ब्रिक्स 15 से 20% वाटर ऑब्जर्वेशन करता है। और थर्ड क्लास का ब्रिक्स आपका 20% से वो वाटर ऑब्जर्वेशन करता है। और ब्रिक्स का आपका स्टैंडर्ड प्रोवाइडेड स्टैंड देता है आपको 3.5 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये जो कॉम्प्रेसिव स्टैंड देता है। अब ब्रिक्स को हम कैसे चेक करें दोस्तों कि ये 1 नंबर ब्रिक्स है या 2 नंबर ब्रिक्स है या 3 नंबर ब्रिक्स है। तो देखिए दोस्तों जो 1 नंबर का ब्रिक्स होता है वो ऑरेंज से क्लियर रेड में आता है। सिर्फ रेड नहीं होता, ऑरेंजिस रेड में 1 नंबर का ब्रिक्स आता है। उसका जो भी आपका रेक्टेंगल शेप जो बना हुआ है दोस्तों, इस तरह से जो आपका रेक्टेंगल शेप रहेगा ये पूरा एकदम आपका परफेक्ट रेक्टेंगुलर में रहेगा, एकदम परफेक्ट रेक्टेंगुलर शेप में रहेगा। इसका जो ये कॉर्नर से रहेगा, ये जो कॉर्नर है दोस्तों ये भी एकदम परफेक्ट शार्पिंग रहेगा, एकदम परफेक्ट शार्पिंग रहेगा। उसके बाद इसका एज भी शार्पिंग है और ये अच्छे से जला हुआ होगा। ये 1 नंबर का। अगर ये भी आप नहीं कर पा रहे हैं, इस तरह से भी नहीं पहचान पा रहे हैं, तो आप क्या कीजिएगा कि खुद का टेस्ट कर लीजिएगा। इससे आप खुद सेटिस्फाइड हो जाइएगा कि 1 नंबर का है या 2 नंबर है या 3 नंबर। ये बकेट टेस्ट आप क्या कीजिएगा, एक ईटा को एक बकेट में पानी भरकर उसको 24 घंटा पानी के अंदर छोड़ दीजिएगा दोस्तों। उसके बाद क्या कीजिएगा, जो ईटा सूखा हुआ ईटा है उसका वेट ले लीजिएगा, प्लस पानी में जो भीग गया ईटा 24 घंटे के बाद जो निकालिएगा उसका वेट ले लीजिएगा। दोनों वेट का एक एवरेज
वेट निकाल लीजिएगा दोस्तों, दोनों वेट का एक एवरेज वेट निकाल लीजिएगा। और उसके बाद उस एवरेज वेट के बाद आप देखिएगा अगर वो वेट 10% हुआ तो आप समझिएगा कि ये मेरा 1 नंबर का ब्रिक्स है। अगर वो वाटर का ऑब्जर्वेशन अगर 10% से ज़्यादा निकला, आपका 15% निकला तो समझिएगा कि 2 नंबर का ब्रिक्स, और 20% निकला तो समझिएगा 3 नंबर का ब्रिक्स। इससे आप खुद सेटिस्फाइड हो सकते हैं दोस्तों। अब ये पहला ये फर्स्ट क्लास ब्रिक्स होता है। अब सेकंड क्लास का ब्रिक्स का होता था। सेकंड क्लास का जो ब्रिक्स है वो ऑरेंज कलर में आता है, और उसका आपका जिससे शेप है वो पूरी तरह से रेक्टेंगुलर नहीं रहता, थोड़ा सा जिग जैग रहता है। उसी तरह से स्क्वायर भी उसका जो रहता है वो थोड़ा सा जिग जैग रहता है। उसके बाद थोड़ा सा एज भी, वो पूरी तरह से अच्छे से पका हुआ नहीं होता है। तो इस तरह से आप ब्रिक्स का भी सिलेक्शन, तो आप जब भी घर में ब्रिक्स यूज़ कीजिए दोस्तों तो रेड ब्रिक्स यूज़ कीजिए, ज़्यादा बेटर है। अब तीसरा है एरिगेट और चिप। अब आप एरिगेट यूज़ करते हैं गिट्टी, बेसिकली आपका ब्लैक गिट्टी जो होता है वो बेस्ट माना जाता है। और गिट्टी आपका 3 साइजेस में आता है दोस्तों, 40 mm का, 20 mm का और 10 mm का। 10 mm का बेसिकली आप DPC में यूज़ करते हैं। 40 mm का जो हो गया बेसिकली आप PCC में यूज़ करते हैं, और 20 और 10 हम लोग मिला के बीम, कॉलम और आपका स्लैब छत में यूज़ करते हैं। तो ये 3 तरह का अवेलेबल आपका मार्केट में आपको ये गिट्टी मिलेगा। 10 mm का भी, 20 mm का भी और 40 mm का। 40 mm का बेसिकली 1:4:8 का रेशियो में आप PCC में यूज़ कर सकते हैं, और बीम और कॉलम और स्लैब में 20 mm और 10 mm का मिला कर आप यूज़ कर सकते हैं 10-20 का ग्रेड के लिए। 20 mm का आप 60% यूज़ करना है, और 10 mm का 40% मिला के आप यूज़ करना, और DPC जो होता है उसमें 10 mm का यूज़ करना। तो आई होप सो दोस्तों आपको वीडियो बहुत समझ में आया और बहुत पसंद आ रहा होगा। अब इसको में हम लोग कैसे पहचाने कि मेरा जो भी आपका जो ये आ रहा है, चिप आ रहा है, वो सही क्वालिटी का है। तो हम उसमें टेस्ट और एनालिसिस, तो पहला टेस्ट होता है सीव एनालिसिस टेस्ट। और जो फ्रेशर इंजीनियर्स हैं जो अभी इनको नॉलेज नहीं है उनसे ये ज़रूर सवाल पूछा जाता है कि सीव एनालिसिस क्या होता है और उसको टेस्ट किस तरह से परफॉर्म किया। तो आज हम एक M20 का आपको प्रोसीजर बता दे रहे, आगे M40 का भी बताएंगे और 10 का भी बताएंगे। तो देखिए दोस्तों, ये टेस्ट बेसिकली किया जाता है कि गिट्टी में बेसिकली इसलिए किया जाता है कि आपका जो भी डिज़ाइन है उसके हिसाब से आपका गिट्टी बेस्ट क्वालिटी का आपको मिल रहा है, इसी के लिए आप ये टेस्ट किया जाता है। उसके बाद दूसरी बात है जो आप ये जो टेस्ट कीजिएगा M20 से, इससे आपका जो एनालाइज और रिजल्ट आएगा उससे आपका कॉन्क्रीट रीच अच्छा कॉन्क्रीट बनेगा, वर्केबिलिटी इसमें अच्छा मिलेगा और स्ट्रेंथ अच्छा मिलेगा। तो हम बेसिकली 20 mm का सीव टेस्ट किस तरह से होता है ये आज हम आपको बता दे रहे हैं, जो आप कर सकते हैं दोस्तों। देखिए दोस्तों, आपको बेसिकली एक पेन लेना होगा दोस्तों। पेन में से 4.75 mm का सीव आता है, छलनी उसको देना होगा। उसके बाद आपका जाके 10 mm का यूज़ करना होगा, उसके बाद 20 mm का, उसके बाद 25 mm का ये छलनी आता है, ये आपको मार्केट में मिल जाएगा, ये मिल जाएगा। तो बेसिकली अगर हम 20 mm का यूज़ करें तो जो भी डंपर से या टर्बो से मेरा गिट्टी आ रहा है उसको हम चेक कर सकते हैं कि हाँ वो मेरा IS के हिसाब से सही है या नहीं है। तो आप एक सैंपल ले लीजिए दोस्तों, गिट्टी का 3 kg 70 ग्राम का एक सैंपल ले लीजिए दोस्तों। वो सैंपल को आप टेस्ट कर लें। तो सबसे पहले आप ये पेन में वो गिट्टी को यहाँ से सारा पेन को बैठा दीजिए, पेन ये सारा सिस्टम से पेन को बैठा दीजिए। पेन बैठा, उसके बाद 4.75 का सीव बैठाइए, उसके बाद 10 mm का, 20 mm का, 25 mm का और यहाँ गिट्टी डाल दीजिए। इसको अच्छे से शेक कर दीजिए, मिला दीजिए। मिलाने के बाद कुछ गिट्टी आपका 25 mm में छलनी में सीव में आ जाएगा, कुछ 20 mm में आ जाएगा, कुछ 10 mm में है, कुछ 7 में है, कुछ इसमें। उसके बाद आप सबका वेट ले लीजिए दोस्तों। तो मान लेते हैं हम 25 mm, 20 mm, 10 mm, 4.75 mm और पेन, तो कुछ ना कुछ सब में अलग अलग हुआ। तो मान लीजिए 25 mm कुछ नहीं निकला तो 0 वेट आया। 20 mm में आपका 50 ग्राम वेट मिला। 10 mm में 2.9 ग्राम आपका वेट मिला। 4.75 में 90 मिला और पेन में 20 मिला। तो अब इसको हम रिजल्ट करके कैसे निकालते हैं ये हम आपको बताते हैं दोस्तों। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले हम लोगों को क्या करना है,
कि ये जो मेरा वेट आया इसको हम लोग को रीड लेना है और उसको वेट को वेटिंग मशीन में वायरिंग मशीन में वेट कर लेना कि ये मेरा वेट इतना आया। ठीक है दोस्तों। उसके बाद जैसे कि आपका मेरा 50 आया तो 50 देखिए दोस्तों ये मेरा 50 वेट आया, इसका 50 आया तो 50 इंटू 3070 मतलब कि 3 kg 70 ग्राम जो हम लोग सैंपल लिए थे दोस्तों, वो दोनों को करेंगे डिवाइडेड 100 से कर देंगे तो मेरा ये एक वेट मिल जाएगा, जो कि हम ये रिटर्निंग वेट लिख सकते हैं। ये एक टेबल बनाइए वाला हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे दोस्तों और आप लोगों को सेंड कर देंगे। आप इसको टेबल को लिख कर लिए, जो फ्रेशर्स इंजीनियर्स हैं उनके लिए तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट कि आप कंपनी में जब भी जॉब के लिए जाइएगा इंटरव्यू तो ये सवाल आपसे पूछा जाएगा कि IS कोड के हिसाब से सीप टेस्ट एनालिसिस आपको आता है 10 mm 20 mm और 40 mm का आता है या नहीं आता है, तो ये आपसे सवाल पूछा जाएगा। तो ये जो फ्रेशर इंजीनियर ये इनको पूरा सीख लिया, मैं इसीलिए मैं थोड़ा कैलकुलेशन भी आप लोगों को बता दे रहा। तो जैसे कि यहाँ मेरा 50 mm है दोस्तों, मेरा 50 mm है तो 50 इंटू 370 ग्राम जो मेरा सैंपल का वेट है इंटू 100 तो मेरा कितना आया 1.62। तो हम देखिए दोस्तों हम लोग के क्या लिखना है 1.62 ये वेट है, जो कि वेट हमको मिला है जो हम तोले हैं वेट में। उसके बाद जो हम सीप से मेरा जो निकला है वो वेट का हम एनालाइज किए तो मेरा इतना आया उस कैलकुलेशन के। अब उसके बाद देखिए दोस्तों दूसरा हो गया। अब दूसरा मेरा कितना निकला है दोस्तों, यहाँ दूसरा निकला है मेरा 2.91। तो देखिए दोस्तों क्या करना होगा हम लोग को 2.90 मेरा सैंपल का वेट इतना है 3 kg 70 ग्राम इंटू 100 तो मेरा सेकंड वेट इतना मिल गया। तो मेरा सेकंड वेट को हमको एनालिसिस इस तरह से करना है, यहाँ लिख लिए। उसी तरह से थर्ड का लिख लेना, उसी तरह से फोर्थ का। उसके बाद हम लोग को क्या करना है यहाँ कॉम्युलेटिव निकाल लेना। कॉम्युलेटिव हम किस तरह से निकाल सकते हैं दोस्तों ये भी हम आपको बता देते हैं। देखिए दोस्तों कॉम्युलेटिव हमको किस तरह से निकालना है, जो मेरा ये वेट आया दोस्तों ये मेरा वेट आया और ये वेट आया, ये दोनों वेट को हम प्लस कर लेंगे, ये दोनों को वेट को प्लस कर लेंगे तो फिर मेरा 96.3 आ गया। देखिए दोस्तों मेरा ये दोनों वेट को अगर हम प्लस कर लेंगे तो 96.3 आ गया। अब 96.3 प्लस 2 देखिए 96.3 प्लस 2 ये मेरा कॉम्युलेटिव सेक्शन में मेरा ये मल्टीपल ये होगा प्लस होगा तो ये कर लिए तो मेरा कितना आ गया दोस्तों 99.25। उसके बाद तीसरा मेरा वेट आ गया 99.25 प्लस 0.65 करेंगे तो मेरा कितना आ गया 100। तो इस तरह से मेरा वेट तो ये मेरा निकल गया। तो दोस्तों ये मेरा वेट अगर 8 पासिंग निकल गया तो समझ लीजिए आपका सारा निकल। अब IS कोड मेरा क्या कहता है, IS कोड है 283 में मेरा मेंशन दिया हुआ है दोस्तों कि आप जब भी 20 mm का यूज़ कर रहे हैं तो आपका ये रीडिंग आना चाहिए। तो हम लोग का पहला रीडिंग कितना आया तो दोस्तों 100 आया था, 100 IS कोड कह रहा तो ये मेरा पास हो गया दोस्तों। उसके बाद दूसरा कह रहा है कि मेरा 85 से लेकर 100 के बीच में आया तो मेरा कितना 98.3 निकला तो ये भी दोस्तों पास हो गया। अब तीसरा बोल रहा है कि मेरा आना चाहिए कितना mm सी में, या देखिएगा दोस्तों ये सी में आ रहा है कितना mm 10 mm का सी में 20 mm का सी में 25 जैसे 25 mm का सी में मेरा वेट निकला इतना आया 100 आया तो IS कोड कितना कर रहा है कि 100 आना तो ये मेरा पास हो गया। उसके बाद दूसरा 20 mm का सी में मेरा कितना आना चाहिए दोस्तों, IS कह रहा है कि 85 से 100 के बीच तो मैं 98.3 आया तो ये भी मेरा पास हो गया। तीसरा है 10 mm का IS कोड मेरा कह रहा है कि 0 से लेकर आपका 20 तक आया तो मेरा कितना आया 3.7 तो ये भी मेरा पास हो गया। चौथा है मेरा 4.5 mm सी में IS कह रहा है कि मेरा आना चाहिए 0 से लेकर मेरा 5 तक तो मेरा 0.75 तो ये भी मेरा पास हो गया। तो हम ये कह सकते हैं कि ये जो मेरा गिट्टी आया ये जो मेरा 20 mm का आया जो ये मेरा सही गिट्टी है और इस एरिकेट को हम यूज़ कर सकते हैं। ओके दोस्तों, तो हाँ आई होप सो ये भी आपको समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अब हम लोग ये साइन का सिलेक्शन किस तरह से करें, तो साइन का सिलेक्शन जो फ्रेशर इंजीनियर है वो इस चीज़ को एकदम रट ले क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा। साइन के बारे में IS कोड 2386 में मेंशन किया हुआ है। तो आज मार्केट में आपको दो तरह का आपको साइन मिलता है, एक लोकल साइन मिलता है और एक रिवर्स साइन मिलता है। लोकल साइन में एक फाइन साइन आता है जिसको हम मोटा बालू कहते हैं और एक सुपर फाइन साइन आता है जिसको महीन बालू कहते हैं। उसी तरह से रिवर्स साइन में भी दो तरह का आता है, फाइन साइन एरिगेट जिसको मोटा बालू कहते हैं और सुपर फाइन साइन एरिगेट जिसको हम लोग महीन कहते हैं। तो एज पर IS कोड के हिसाब से हम लोग किस तरह से इसको चेक कर सकते हैं ये हम लोग बता। तो IS कोड के हिसाब से हम लोग को सबसे इंपॉर्टेंट वालों में देखना है कॉन्टेंट सील टेस्ट। कॉन्टेंट सील टेस्ट हम लोग को देखना है और IS दिया हुआ है कहता है कि आपका सील टेस्ट कीजिए तो 3% से ज़्यादा आपका सिल्ट मतलब मिट्टी का कण नहीं होना चाहिए, होना चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए, मगर ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसीलिए CMPW को बनाया है, एक नियम बनाया है कि
8% तक भी आपका सील्ड है तो ये आप यूज़ कर सकते हैं। कंस्ट्रक्शन जो CPWD सेंट्रल पब्लिक वेलफेयर डिपार्टमेंट जो न्यू दिल्ली में है उसने ये रूल बनाया और ये सही भी है, क्योंकि 3% आपको कोई भी ऐसा नहीं है जो उसमें नहीं रहता है, 5% तक रहता है। तो आपको ये चेक करना, तो 8% आपको सील्ड कंटेंट तक आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको बालू में ये चेक करना, तो इसके लिए चेक करने के लिए आप ऑन टेस्ट कर सकते हैं। एक कंटेनर आता है जिसको सील कंटेनर का टेस्ट कहा जाता है, जिसमें क्या कीजिए आप 500 ml तक, अगर आपके पास ये नहीं है तो आप घर में एक ट्रांसपेरेंट ग्लास लेके भी आप कर सकते हैं। 500 ml का एक ट्रांसपेरेंट ग्लास ले लीजिए जिसमें 50 ml 100 ml 150 ml ऐसे कोई नहीं, तो आप क्या कीजिए इसमें 50 ml पानी मिला दीजिए, उसके बाद 50 ml सैंड मिला दीजिए, तो आपको ये पता लगेगा। अब इसको टेस्ट किस तरह से करना है ये हम आपको बताते हैं, इसका प्रोसीजर बताते। तो सबसे पहले आप क्या कीजिए दोस्तों, 50 ml वाटर मिला दीजिए और उसमें 50 ml NaCl का सॉल्यूशन में, अगर सॉल्यूशन आपको नहीं मिलता है तो 1 ग्राम साइड मतलब सॉल्ट मतलब आपका नमक मिला दीजिए और दोनों को अच्छे से शेक कर दीजिए। उसके फिर 2 घंटे के बाद फिर आप 50 ग्राम आप सैंड उसमें फिर मिला दीजिए, फिर उसको 1 घंटे के बाद 50 ग्राम आपका फिर आपको इसमें बालू मिलाइए और 50 ग्राम आप NaCl का सॉल्यूशन मिलाइए, अगर नहीं है तो सॉल्ट मिला दीजिए। और ये प्रोसीजर 2 से 3 घंटे के अंदर आपका हो जाता है। ये होने के बाद आप देखिएगा कि आपका कोई 2-3 घंटा हो जाने के बाद देखिएगा कि एक आपका यहाँ पर धारी टाइप का आपका बढ़ेगा, सिल्ट बढ़ेगा। ये सिल्ट का कंटेनर को हम लोग को चेक करना, सिल्ट बढ़ जाएगा। तो सिल्ट बैठ जाएगा तो देखिए जैसे कि दोस्तों यहाँ मेरा सिल्ट बैठ गया, तो ये 90 से लेकर 100 के बीच में, तो 5 ml ये मेरा सिल्ट बैठ। तो अब इससे हम निकाल सकते हैं कि मेरा जो बालू हम यूज़ कर रहे हैं वो सही है या नहीं है, IS कोड के हिसाब से, SCPW के नियम के हिसाब से। तो सबसे पहले हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ सिल्ट इंटू वॉल्यूम ऑफ सैंड। जो फ्रेशर इंजीनियर ये फार्मूला आप याद कर लीजिएगा क्योंकि ये आपसे पूछा जाएगा, इंटू 100। तो मेरा हम लोग का कितना तक यहाँ आया है, बेसिकली 90 तक आया है। 90 तक हम लोग यूज़ कर लिए वॉल्यूम ऑफ सैंड का। और सिल्ट क्वांटिटी मेरा कितना आया 5 ml इंटू 100, तो मेरा 0.05, इसको हम लोग 100 से करते हैं तो 5.5 सील निकला। तो मतलब कि ये आप यूज़ कर सकते हैं। आपका CMPWD कहा है कि आप 8% तक अगर है तो आप यूज़ कर सकते हैं। 8% के बाद अगर ज़्यादा है 10% तो वो बालू आप फिर यूज़ नई कंस्ट्रक्शन में कर सकते हैं। तो इस तरह से हम खुद घर में खुद टेस्ट कर सकते हैं कि हाँ मेरा जो बालू मिल रहा है वो सही क्वालिटी का है या नहीं। अब इंटरव्यू में एक सवाल इंजीनियर्स आप लोग से ये पूछा जाएगा कि अगर मान लें NaCl का सॉल्यूशन नहीं मिलता है तो सॉल्ट हम लोग क्यों मिलाते हैं, तो आप लोग सीधा इसका जवाब दीजिएगा कि जल्दी उसको सेटलमेंट करने के लिए आपको हम लोग सॉल्ट मिलाते हैं 1 ग्राम को। और ये इंटरव्यू में एकदम पूछा ही जाता है ये सवाल। अब दूसरा टेस्ट है कि रफ क्ले टेस्ट, ये भी आप साइड में जाए तो आप कर सकते हैं। अगर मान लीजिए बालू आप उठा उसको हाथ से खूब देर तक मसलिए, अगर उसका हाथ में आपका बालू चीज़ में मिट्टी चिपक रहा है तो समझ लीजिए कि वो बालू सही नहीं है, और अगर नहीं चिपक रहा है तो वो बालू अच्छा बालू आप यूज़ कर सकते हैं। अब उसके बाद आगे हम लोग चलते हैं। तो तीसरा मटेरियल हम लोग अभी तक हम लोग ने बेसिकली सीमेंट के बारे में बता दिया, स्टील के बारे में बता दिया, उसके बाद एरीगेट के बारे में बता दिया, सैंड के बारे में बता दिया। अब वाल पुट्टी का सिलेक्शन के बारे में हम लोग बताते हैं कि कैसे वाल पुट्टी हम लोग को यूज़ करना चाहिए। तो मार्केट में आज आपको बहुत तरह का वाल पुट्टी मिलेगा, बिल्ला वाइट वाल पुट्टी मिलेगा, JK वाल पुट्टी मिलेगा, एशियन वाल पुट्टी मिलेगा, बर्जर वाल पुट्टी मिलेगा, न्यूरोलैक मिलेगा और जॉनसन मिलेगा। तो इन सब में सबसे बेस्ट वाल पुट्टी दोस्तों आता है आपका बिल्ला का वाइट सीमेंट पुट्टी। ये सबसे बेस्ट माना जाता है और सबसे बेस्ट इसका रिजल्ट है। तो आप बिल्ला को भी यूज़ कर सकते हैं, तो JK लक्ष्मी को यूज़ करें, और उसके बाद आप कोई वाल पुट्टी आप मत, कोई ये सबसे बेस्ट आपको रिजल्ट देता है बिल्ला वाइट पुट्टी। अब इसको हम लोग किस तरह से चेक कर सकते हैं कि मेरा जो वाल पुट्टी है वो सही है या नहीं है। तो याद रखिएगा दोस्तों, हमेशा याद रखिएगा जब भी आप वाल पुट्टी खरीदने जाएं तो आप उसमें ये कॉम्पोजिशन ज़रूर देखिएगा, लीड, मरकरी और सेलेनियम अगर जिस भी वाल पुट्टी में होगा वो वाल पुट्टी आप कभी मत खरीदिएगा, उसको अवॉइड कर देगा। ये 3 कंटेंट आपका वाल पुट्टी में जिस भी वाल पुट्टी में होगा उसको आपको नहीं लेना है, लीड, मरकरी और सेलेनियम। और दूसरा चीज़ आपको देखना है कि जो वाल पुट्टी आप यूज़ कर रहे हैं उसका एक्सपायरी डेट आपको
आपको ज़रूर देखना है। अगर आपका वाल पुट्टी 1 साल पुराना है तो उसको मत लीजिएगा, 6 महीना पुराना है भी तो मत लीजिएगा। ये फर्स्ट 1 मंथ का होगा तो आप उसको लीजिए, क्योंकि आपका अगर 6 मंथ का होगा या 1 साल का होगा तो सबसे बड़ा वाल जब आपका पुट्टी होगा तो उसमें सबसे पहला है कि कलर आपका डार्क हो जाएगा, उसके बाद बैड होल्ड रहेगा, मतलब वो आपको वाल को पकड़ेगा नहीं। तीसरा है वो पपड़ी बन जाएगा। तो इसीलिए आपका 6 महीना या 1 साल का जो आपका वाल पुट्टी रहेगा तो आप उसको मत लीजिएगा, ये एक्सपायर डेट को आपको देख लीजिएगा। दूसरा चीज़ है कि लीड मरकरी और कैडमियम कंटेंट रहेगा तो उसको नहीं लीजिएगा, इसलिए आप जे के वाल पुट्टी को ले लीजिएगा, वो बेस्ट है। क्लियर है दोस्तों। अब आगे हम लोग चलते हैं। तो हम लोग को जब भी वाल पुट्टी यूज़ करना है तो करंट डेट का यूज़ करना है। अब वाल पुट्टी यूज़ कर रहे हैं तो उसका एस्टिमेशन हम किस तरह से करें वो भी हम आपको बता दे रहे हैं। अगर 1 kg का वाल पुट्टी यूज़ कर रहे हैं तो 2 कोट आप उसमें बन जाता है और एरिया आपका कवर करता है 12 स्क्वायर फीट से 15 स्क्वायर फीट तक। अगर 1 kg को 3 कोट हम लोग यूज़ करते हैं तो उसके 8 से 12 स्क्वायर फीट तक का एरिया वो कवर करता है। अगर हम 40 kg का यूज़ करते हैं 2 कोट का तो वो 480 से लेकर 600 तक, ये 600 स्क्वायर फीट तक आपका एरिया कवर कर सकता है। और हमेशा याद रखिएगा दोस्तों, जब भी आप वाल पुट्टी का सेम बनाए रेशो तो उसमें 35 से 45% के बीच में ही वाटर डालें, ज़्यादा वाटर उसमें नहीं डालने। उसके बाद आप जो भी बना रहे हैं ये मटेरियल से जो भी पुट्टी बना रहे हैं तो कोशिश कीजिएगा कि आप जो बना रहे हैं वो ऐसा बनाएं कि 1 से 1.5 घंटा के अंदर आप उस मटेरियल को यूज़ कर ले, फिर तब उसको दोबारा बनेगा तो फिर वो सेटिंग कर जाता है, वो बेकार हो जाता है, सूख के बेकार हो जाता है। अब आप किस तरह से पुटिंग कर रहे हैं उसका भी हम आपको तरीका बता दें दोस्तों। तो पहला कोट आप यूज़ कीजिएगा, पहला कोट जब यूज़ कर लीजिएगा तो उसके बाद 5 घंटे का वो आप उसको गैप दे दीजिएगा। उसके बाद दूसरा कोट के 5 घंटे के बाद आप दूसरा कोट को अप्लाई कीजिएगा। दोस्तों ये कंडीशन है इसी यूज़ करने का तरीका है। उसके बाद जब 2 कोट हो जाएगा तो उसको अच्छे से सनमाइका या सेस पत्ता से अच्छे से वेल अच्छा तरीका से उसको रबिंग कर लेना है। उसके बाद देन आपको वाल प्राइमर को अप्लाई करना है। अब वाल प्राइमर का आपका कॉन्स्टेमेटिंग कैसे है दोस्तों, किस तरह से बना सकते हैं। वाल प्राइमर का 1 लीटर में आपका 120 से 140 स्क्वायर फीट 1 कोट के लिए कवर कर लेता है और 90 से 100 स्क्वायर फीट आप 2 कोट यूज़ करें तो ये कवर कर लेगा। अब वाल पेंट का हम किस तरह से सिलेक्शन करें दोस्तों, आज मार्केट में बहुत सारा का पेंट्स का कंपनी है तो कौन सा पेंट का कंपनी मेरे लिए अच्छा है, कौन कैसे हम सिलेक्शन करें तो उसके बारे में हम आपको बता रहे हैं दोस्तों। तो कम्प्लीटली वीडियो देखिएगा, आपको अपना घर बनाने में कौन कौन सा मटेरियल यूज़ करना, कैसे यूज़ करना, सारा कंप्लीट नॉलेज है। ये इस टाइप का नॉलेज आपको यूट्यूब में नहीं मिलेगा दोस्तों। और बेसिकली मैं ये अपना 7 ईयर्स का एक्सपीरियंस पे आपको शेयर कर रहा हूँ दोस्तों। तो ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो आप जो घर बनाने का सोच रहे हैं उनके लिए भी और जो फ्रेशर्स इंजीनियर्स हैं उनके लिए भी, क्योंकि ये सब उनसे इंटरव्यू में सवाल पूछा जाता है। तो देखिए दोस्तों, शालीमार पेंट्स हो गया, निपॉन पेंट्स हो गया, ड्यूलक्स पेंट हो गया, इंडिगो पेंट्स हो गया, ब्रिटिश पेंट हो गया, नीरोलैक पेंट हो गया, बार्जर पेंट हो गया और एशियन पेंट हो गया। दोस्तों आज के दौर में अभी मार्केट में सबसे बेस्ट और सबसे अच्छा रिजल्ट आपका एशियन पेंट का रॉयल ही दे रहा है। तो आप अपने घर में एशियन पेंट का रॉयल ही यूज़ करिए, बहुत टॉप का आपका रिजल्ट दे रहा है। अगर एशियन पेंट आप यूज़ नहीं कर सक रहे तो दोस्तों तो दूसरा है आप ड्यूलक्स का यूज़ कर सकते हैं। ड्यूलक्स एशियन सबसे फर्स्ट चॉइस है हम इंजीनियर्स की, क्योंकि इसका रिजल्ट बहुत ही अच्छा है दोस्तों। अब इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस की बात करते हैं तो इलेक्ट्रिक अप्लायंस में जब आप करवाते हैं तो उसमें क्या कैसे मटेरियल का सिलेक्शन करना, किस तरह से वायर का सिलेक्शन करना है दोस्तों, इसके बारे में भी हम कंप्लीट आपको बता रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, मार्केट में बहुत तरह का वायर्स है, पॉलीकैप वायर्स हो गया, हैवल्स वायर्स हो गया, आरआर वायर्स हो गया, एंकर्स वायर्स हो गया, केई वायर्स हो गया और ग्राइड वायर हो गया। तो दोस्तों अगर वायर का आपको सिलेक्शन करना है तो आपके लिए सबसे बेस्ट वायर्स होता है हैवल्स का एक हो गया और एक एंकर का हो गया। ये दो बेस्ट वायर आपको माना जा रहा है मार्केट में। अगर आप एंकर के साथ भी जाते हैं तो बेस्ट है और हैवल्स के साथ जाते हैं तो बेस्ट है। और हम लोग बेसिकली इन लोग चॉइस कर रहे हैं और सबको बोल देते फर्स्ट प्रेफर करते हैं हैवल्स को, हैवल्स। उसके बाद अगर हैवल्स उस जगह में नहीं मिल रहा तब एंकर के जाते हैं साथ हम लोग जाते हैं। तो आपको ये समझ में, अब जब हम इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस यूज़ कर रहे हैं तो अब उसका लोड हम किस तरह से निकालें, उस टाइप से आपको वायर का एमएम डिसाइड करना कि कितना एमएम का वायर हमको यूज़ करना। तो बेसिकली दोस्तों आपको
जो वायर है यूज़ करने का, आपका कितना एमएम का यूज़ करना है, कितना स्क्वायर एमएम का यूज़ करना है, वो डिपेंड करता है आपका लोड कंज्यूम, कितना आपका लोड कंज्यूमिंग कर रहा है। जैसे कि लोड में आपका आ गया, पहला हो गया आपका मीटर हो गया, दूसरा डिस्ट्रीब्यूटर स्विच हो गया, तीसरा सॉकेट हो गया, लाइट हो गया, फैन हो गया, एसी हो गया, वॉशिंग मशीन। तो ये सारा लोड पे इसका डिपेंड करता है। अब उसके बाद दूसरा चीज़ आता है कि आपको वायर किस तरह से आपको पहचानना है कि वायर में मेरा कौन कौन सा फेस होता है, कौन सा न्यूट्रल। तो वायर को हम लोग पहचाने, अगर रेड वायर आपका है तो हमेशा याद रखिए वो फेस के लिए होता है, ब्लैक वायर आपका न्यूट्रल के लिए, और ग्रीन वायर आपका अर्थिंग के लिए होता है। आगे चलते हैं दोस्तों। अब लोड कैपेसिटी हम किस तरह से देखना पड़ता है हमको इलेक्ट्रिकल का जब सामान खरीदना है, तो फर्स्ट फ्लोर का लोड कितना लगता है ये उस पर आप पे डिपेंड करता है। उसके हिसाब से आपको कितना स्क्वायर एमएम का वायर यूज़ करना है वो डिपेंड करता है आपका लोड पे। सेकंड फ्लोर का आपका कितना लोड लग रहा है, थर्ड फ्लोर का आपका कितना। तो हम एक बेसिकली आपको बता रहे हैं कि किस तरह से आपको वायर का सिलेक्शन करना है, तो बेसिकली आपको सारा लोड का आइडिया मिल जाएगा। तो देखिए दोस्तों, आप बेसिकली लाइट जब यूज़ कर रहे हैं, लाइट के लिए बेसिकली LCD के लिए हो गया, ट्यूब लाइट के लिए और सेफेल के लिए, तो उसका आपका 7 एम्पियर का लोड एम्पियर करता है, तो आप 0.75 mm का वायर यूज़ कर सकते हैं। दूसरा फाइन के लिए, अगर आप सीलिंग फाइन और टेबल फाइन यूज़ कर रहे हैं तो 1 स्क्वायर mm का आप वायर यूज़ कर सकते हो, तो 5 एम्पियर का लोड के लिए सफिशिएंट रहता है। तीसरा हो गया वायर लूपिंग फ्रॉम वन स्विच टू अनदर स्विच बोर्ड। अगर आप एक स्विच बोर्ड से दूसरे स्विच बोर्ड तक वायर को दौड़ा रहे हैं तो उस सिचुएशन में दोस्तों आप 1 स्क्वायर mm वायर यूज़ करें। उसके बाद पावर सॉकेट और हेवी अप्लायंसेस अगर आप यूज़ कर रहे हैं दोस्तों, तो उसके लिए आपको यूज़ करना है 1.5 स्क्वायर mm, जो 1500 वाट के लिए सफिशिएंट है। और ये हेवी अप्लायंसेस आपका कौन कौन सा हो गया सर दोस्तों, जैसे पावर सॉकेट में के लिए आपको यूज़ करना है, LCD के लिए यूज़ करना है, माइक्रोवेव ओवन के लिए यूज़ करना है, गीजर के लिए यूज़ करना है, आयरन के लिए यूज़ करना है, और कॉफ़ी मशीन का इसका आपका लोड 1500 वाट यूज़ होता है, जिसपे 1.5 स्क्वायर मीटर आपका सफिशिएंट है दोस्तों। अब आगे चलते हैं दोस्तों। अगर उससे ज़्यादा आपका अप्लायंसेस हैवी है, जैसे कि AC हो गया, तो उसके लिए हमको कौन सा वायर यूज़ करना, कितना mm का यूज़ करना, तो उसके लिए भी हम बता रहे हैं दोस्तों। तो AC अगर 1.5 टन का है, वॉशिंग मशीन है, फ्रीज है और हीटर है, तो उसके लिए 2.5 mm का आप वायर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अगर आपका AC का लो कैपेसिटी और ज़्यादा, अगर वो 2 टन का है, तो आप इसमें 4 स्क्वायर mm का वायर यूज़ कर सकते हैं दोस्तों। अब हम लोग एक पर्सनल एडवाइस देते हैं दोस्तों, अगर आप 1.5 टन का AC यूज़ कर रहे हैं और अपने घर को अच्छा से चाहते हैं कि मेरा हर चीज़ का लोड कैपेबल, तो आप 4 स्क्वायर mm का वायर यूज़ करें। ये हम लोग का पर्सनल एडवाइस। अब चलते हैं हम लोग कि UPS और इन्वर्टर के लिए हम लोग कितना स्क्वायर mm का वायर यूज़ करना है। तो याद रखिएगा दोस्तों, 1 kV का अगर आपका इन्वर्टर है तो 1 स्क्वायर mm का वायर आपके लिए सफिशिएंट है। अगर 1.5 kV का वायर इन्वर्टर है तो आपका 1.5 mm का वायर सफिशिएंट है। अगर 3 kV का है तो 2.5 स्क्वायर mm का सफिशिएंट है। अगर 5 kV का है तो 4 mm का वायर आपका लिए सफिशिएंट काफ़ी है। अब हम लोग चलते हैं मेन डिस्ट्रीब्यूटर से रूम स्विच के लिए हम लोग कितना यूज़ करना है, तो इसका 5000 वाट के लिए आपका 4 स्क्वायर mm का वायर सफिशिएंट है, इतना आप यूज़ करना है। उसके बाद एनर्जी मीटर तो डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड का है, तो इसका डिपेंड करता है लोड पे। मगर अगर जनरली लोड आपका इतना है यूज़ हो रहा है, अगर 4000 वाट यूज़ हो रहा है, तो 4 स्क्वायर mm आपका वायर सफिशिएंट है। 6000 वाट के लिए 6 स्क्वायर mm सफिशिएंट है, और ये 10000 के लिए आपके लिए 10 स्क्वायर mm सफिशिएंट। आई होप सो आपको वीडियो बहुत पसंद आ रहा होगा दोस्तों, कि कम्प्लीटली नॉलेज वाला वीडियो आपको बता रहे हैं। अब सिलेक्शन ऑफ वायर से, तो हम लोग बेसिकली एक सिलेक्शन बनाते हैं कि किस तरह से आपको, अगर इस पैटर्न को आप फॉलो कीजिएगा दोस्तों, तो बेसिकली आपका प्रॉब्लम कभी नहीं होगा। तो अगर आप एनर्जी मीटर यूज़ कर रहे हैं तो दोस्तों एनर्जी मीटर के लिए 4 स्क्वायर mm का वायर आप यूज़ कीजिए। उसके बाद अगर डिस्ट्रीब्यूटर बोर्ड में जा रहे हैं तो उसके लिए भी 4 mm का स्क्वायर का यूज़ कीजिए। उसके बाद डिस्ट्रीब्यूटर से सॉकेट बोर्ड की तरफ जा रहे हैं तो 2.5 स्क्वायर mm का वायर यूज़ कीजिए। सॉकेट से सॉकेट का कनेक्शन में जा रहे हैं तो 2.5 स्क्वायर mm का आप वायर यूज़ करते हैं, जो सफिशिएंट है। उसके बाद आपको लाइट का कनेक्शन हो रहा है तो 1.5 स्क्वायर mm का सफिशिएंट है। उसके बाद अगर फैन का कनेक्शन हो रहा है तो 1.5 स्क्वायर mm का सफिशिएंट है, जो आपका
लोड को ईजिली करें। तो नोट हम लोग ये जो सिलेक्शन होता है, अगर इस टाइप से आप कीजिए वायर का सिलेक्शन कीजिएगा दोस्तों इस टाइप से, तो आपको लोड का प्रॉब्लम नहीं होगा। अब आगे चलते हैं दोस्तों, हम लोग पाइप किस टाइप से लेके घर बनाने में हम लोग का पाइप का भी इंपॉर्टेंट रोल अदा होता है। इसलिए हम सारा कंप्लीटली मटेरियल का आपको एनालाइज बता दें जिसको आप ईजिली बना सकते हैं, क्योंकि हर आदमी को घर बनाने से बहुत सारा प्रॉब्लम होता है कि कौन सा कंपनी का ले या कौन सा कंपनी का ना ले, पूरा कन्फ्यूज रहते हैं हर जो घर बनाते हैं। तो हम आपको क्लियर बता रहे हैं जिससे आपको सारा कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा, आप खुद ही एक्सपर्ट बन सकते। तो पाइप हम लोग का अभी मार्केट में बहुत सारा कंपनी का आता है, जैसे आशीर्वाद पाइप्स हो गया, एस्ट्रल पाइप हो गया, प्रिंस पाइप हो गया और वैक्सिंग। तो सबसे बेस्ट अभी मार्केट में जो चल रहा है दोस्तों पाइप में एस्ट्रल का पाइप चल रहा है, ये सबसे बेस्ट क्वालिटी। अगर एस्ट्रल आपको नहीं मिल रहा है तो तब आप प्रिंस के आशीर्वाद के साथ जा सकते हैं। तो दोस्तों अब आगे हम लोग चलते हैं। तो देखिए दोस्तों पाइप का यूज़ कहाँ होता है दोस्तों, बेसिकली वाटर डिस्ट्रीब्यूशन में होता है, आपका ड्रेनेज जो नाली बनता है उसमें यूज़ होता है, वेस्ट डिस्ट्रीब्यूशन जो कि आपका टंकी से कनेक्शन होता है उसका होता है, किचन में होता है, बाथरूम में होता है और टॉयलेट में होता है। तो सबसे पहले हम लोग पाइप का पता करते हैं कि पाइप कहाँ कौन सा जगह यूज़ होता है। तो सबसे पहला सॉइल पाइप हम लोग बेसिकली जो यूज़ करते हैं जो ह्यूमन सॉलिड है, जो कि आपका सेप्टिक टैंक से आपका बाथरूम से सेप्टिक टैंक में कनेक्ट होता है, तो 4 इंच का आता है जो कबोर्ड और 2 सेप्टिक टैंक कनेक्ट होता है। ये पाइप को बेसिकली हम लोग कहते हैं सॉइल पाइप, जो ह्यूमन सॉलिड को ट्रांसफ़र करता है जो 4 इंच का। उसके बाद दूसरा है वेस्ट वाटर पाइप, जो कि आपका जो पानी है जैसे किचन का हो गया, बाथरूम का हो गया, बाथरूम बेसिन का हो गया, उसको वो एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफ़र करता है। तो उस कनेक्शन को हम लोग कहते हैं वेस्ट वाटर पाइप, जो कि आपका 30 mm से 75 mm के बीच में आता है। तीसरा आता है रेन वाटर पाइप, जो कि आपका छत में लगता है कि छत में जो पानी जमा होता है तो वो रेन वाई टेरेस पाइप से थ्रू से आपका ड्रेनेज में चला जाता है, जो कि आपका 75 mm का आता है। उसके बाद आता है वेंट पाइप, जो आपका सेप्टिक टैंक के जस्ट ऊपर तो जो गैस इन्वॉल्व होता है तो वो हम लोग आता है 50 mm का। उसके बाद 5 तरह का पाइप आपका यूज़ होता है बेसिकली घर के लिए। पहला एक होता है PPR होता है, जिसको पॉली प्रोपिलीन रैंडम पोलिन प्लास्टिक पाइप कहते हैं। दूसरा होता है PVC, जिसको पॉली विनाइल क्लोराइड भी कहते हैं। और इंजीनियर्स जो भी इंजीनियर्स देख रहे हैं ये इसको आप याद कर लीजिएगा, ये आपसे पूछा जाएगा सवाल में। तीसरा होता है UPVC अनप्लास्टिक विनाइल क्लोराइड होता है। चौथा आता है CPCVC क्लोराइड पॉलीविनाइल क्लोराइड पाइप कहते हैं। पांचवा होता है GI पाइप, जिसको गैल्वेनाइज्ड पाइप कहते हैं। तो ये बेसिकली ये 5 तरह का पाइप यूज़ होता है आपके घर में। PPR हो गया, PVC हो गया, UPC हो गया, CPVC हो गया, GI पाइप हो गया। आगे चलते हैं दोस्तों। अब बेसिकली PPR पाइप्स कहाँ यूज़ होता है, उसका क्या फंक्शन है, आपको सारा चीज़ बता दें। देखिए दोस्तों सबसे पहला चीज़ है कि ये सबसे ज़्यादा मजबूत पाइप होता है PPR, जो कि आपको PVC से भी ज़्यादा थिकनेस होता है और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है। इसका लाइफ लाइन 50 साल से ऊपर होता है और ये जो पाइप है ये लो थर्मल कंडक्टिविटी प्रोवाइड करता है और ईजिली अंडरस्टूड कर लेता है गर्म और ठंडा पानी को। और जितनी भी तरह के प्लम्बिंग है इसमें ये यूज़ किया जाता है, मगर इसमें सबसे बड़ा दिक्कत क्या होता है कि इंस्टॉलेशन प्रोसेस का बहुत टफ है, इसलिए ये पंप बेसिकली रेलवे में यूज़ किया जाता है। बेसिकली रेलवे का जो वॉशिंग लाइन होता है PPR सेक्शन होता है उसमें यूज़ किया जाता है और इसका जो लेबर रेट है वो आप PVC और CPVC के मुकाबले में हाई होता है। उसके बाद अगर आप PPR पाइप की बात करें तो ये 16 mm से 125 mm के बीच में आता है और ये ग्रीन कलर का होता है दोस्तों। और इसका लेबर रेट का बात करें तो 16 से 40 रुपये रनिंग फिट। हमेशा याद रखिएगा जो भी फ्रेशर इंजीनियर्स है और जो घर आपको हमेशा पाइप रनिंग फिट में आता है, हमेशा पाइप का जो मेजरमेंट होता है ये रनिंग फिट में होता है। और ये PPR बेसिकली रेल में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। वॉशिंग लाइन हो गया, PPR सेक्शन हो गया, हाइड्रेंट लाइन हो गया, सब में बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। ये बेसिकली घर में नहीं, बेसिकली रेलवे और हेवी इसमें यूज़ होता है। उसके बाद दूसरा है PVC पाइप। PVC पाइप बेसिकली आपका प्लम्बिंग के लिए मोस्ट कॉमन यूज़ होता है, जो कि आपका ग्रे कलर का आता है और ये सबसे सस्ता होता है और ये ईजिली आप मेंटेन कर सकते हैं। उसके बाद PVC पाइप आपका ग्रे कलर का आता है और ये कोल्ड वाटर के लिए ही खाली यूज़ करने के लिए ये, और इसी कारण जब ये सस्ता बहुत इजीली तो इसका हायर डिमांड है मार्केट में और ये क्रोसिन से भी रेजिस्टेंट, मतलब क्रोसिन इसमें नहीं लगता और इंस्टॉलेशन प्रोसेस इसका बहुत यूज़। ये बेसिकली दोस्तों यूज़ होता है आपका नली का काम में यूज़ होता है, ड्रेनेज का काम में। अच्छा वेस्ट सॉलिड जो आपका
टॉयलेट से लेकर सेफ्टी टैंक के बीच में जो पाइप कनेक्शन होता है उसमें ये यूज़ होता है, वेंट पाइप में यूज़ होता है, रेन वाटर का जो छत का टेरिस है उसमें यूज़ होता है, टॉयलेट का भी और इंटरनल यूजेज में यूज़ होता है, किचन के पानी को स्टोर करके सोपिटी में जाने का बाथरूम में बेसिकली ये यूज़ होता है। और ये आपको चार्ज पड़ता है मार्केट में जो भी लगाएगा लेबर वो 12 से 15 रुपये रनिंग फीट में लगा। अब तीसरा नंबर में है यूपीवीसी पाइप। ये बेसिकली बहुत ही ड्यूरेबल और रिजिड पाइप होता है, मतलब ये मजबूत पाइप होता है। ये बेसिकली कमर्शियल और रेजिडेंशियल दोनों पर्पस के लिए यूज़ होता है, आउटडोर और इंडोर दोनों पर्पस में ये वाटर सप्लाई के लिए यूज़ किया जाता है। और ये बहुत ही अच्छा पंप होता है जो कि सनलाइट इसका हीट से इफेक्ट से बचाता है और केमिकल रेजिस्टेंट से बचाता है इस पाइप को। और उसके बाद ये पाइप आपका बहुत एक्सपेंसिव होता है, ये पीवीसी से भी एक्सपेंसिव होता है। और ये जो पाइप आपका आता है ये 1.5 इंच से 6 इंच के बीच में अवेलेबल होता है। और इस पाइप का आपका रेट जो लेबर लगाएगा वो 18 से 60 पे रनिंग फीट रहेगा। तो आगे अब चलते हैं दोस्तों, यूपीसीवी के बारे में भी हमने बता दिया और पीवीसी के सीपीवीसी पाइप के बारे में बता। सीवीसी पाइप अब बेसिकली आपका यूपीवीसी पाइप के जैसा ही दिखता है, यूपीवीसी के, मगर इसका केमिकल मॉलिक्यूल और स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल डिफरेंट होता है क्योंकि इसमें क्लोराइड का एडेड किया था। और ये एक ऐसा पाइप होता है जो 200 डिग्री हीट भी ये इत्मीनान से झेल लेता है दोस्तों। इसीलिए बेसिकली इसको हम लोग यूज़ करते हैं बेसिकली सोलर हीटर के लिए यूज़ किया जाता है। बेसिकली ये पाइप को आपको ये आपका वाटर हीटर के लिए, सोलर हीटर के लिए और ग्रीजर के लिए स्पेशली इसको यूज़ किया था। 5वां टाइप का पाइप है दोस्तों जिसको हम लोग जीआई पाइप कहते हैं। बेसिकली ये माइल्ड स्टील का प्लेट से बना होता है और उसमें जिंक कोटिंग किया जाता है दोस्तों। और ये इसका एडवांटेज ये है कि ये गर्म और ठंडा दोनों पानी के लिए यूज़ करता है। और डिसएडवांटेज ये है, इसका प्रॉब्लम ये है कि रिपेयरिंग और इंस्टॉलेशन प्रोसेस बहुत इसका हार्ड होता है और ये बेसिकली गवर्नमेंट के प्रोजेक्ट में यूज़ किया जाता है। अब दोस्तों इसका साइज़ क्या होता है, मार्केट में इसका 12 mm से लेकर 50 mm तक आता है जो हाफ इंच से लेकर 6 इंच तक आता है। इसका लेंथ होता है 6 मीटर का और ये मोर एक्सपेंसिव होता है। मगर दोस्तों आज हम लोग आपको बता रहे हैं कि हम लोग अगर पर्सनल एडवाइस इंजीनियर लोग देते हैं तो आप जो आज के दौर में जो पाइप यूज़ करना है यूपीवीसी या सीपीवीसी, और उसमें भी सबसे बेस्ट अगर आपको पाइप यूज़ करना है तो सीपीवीसी यूज़ कीजिए जिसमें एस्ट्रल पाइप आपको बेस्ट माना जाता है। मार्केट में इसकी भी बहुत सारा डिमांड है क्योंकि ये गर्म पानी को भी 90 डिग्री टेम्परेचर में हीट को झेल सकता है और -40 डिग्री में भी। तो आई होप सो दोस्तों आपको सारा कंप्लीट नॉलेज मिल गया होगा कि सीमेंट, सैंड, एरीगेट, स्टील, पंपिंग, सेंटरिंग, इलेक्ट्रिफिकेशन किस तरह से हम कौन कंपनी का लें और कैसे सिलेक्शन करें। तो ये वीडियो देखने के बाद आप खुद ही एक्सपर्ट बन गए होंगे और खुद ही आप डिसाइड कीजिए कर ले सकते हैं कि हाँ हमको कंस्ट्रक्शन में किस तरह का मटेरियल यूज़ करना है और किस तरह से उसको चेक लिस्ट करना है। दोस्तों कुछ दिन से थोड़ा सा तबीयत मेरी ख़राब थी इसलिए वीडियो नहीं बना पाता, मगर अब वीडियो कंटिन्यू बनाएंगे। और जो नए जुड़ रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। और इंजीनियर्स इसमें से आपको 20 से 25 सवाल इंटरव्यू में बचे तो ये वीडियो को आप कंटिन्यू कॉपी में लिख लीजिए, कंटिन्यू देखिए और इसी से आपको इंटरव्यू में सवाल पूछा जाएगा। आई होप सो दोस्तों वीडियो पसंद। अब नेक्स्ट वीडियो लेके आऊँगा ओके दोस्तों, क्योंकि मैंने अभी तक ड्राइंग का भी बहुत सारा वीडियो डाला है, उसके बाद साइड का भी डाला है, उसके बाद इंटीरियर्स का भी और अभी 3D का भी डाल रहा हूँ। आप इसके बाद हम थोड़ा थ्योरिकल बताएंगे और थोड़ा साइड का फिर एडवांस की किस तरह से कैसे होता सारा चीज़ हम बताएंगे। तो ये दोस्तों यह चैनल आपका अपना है, उसको कंटिन्यू वॉच कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए दोस्तों, और दोस्तों चैनल को सपोर्ट कीजिए। थैंक यू दोस्तों।